हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं विद्रोही और राज। क्लियर है? इतना हम लोग देख रहे थे, इस पर हम लोगों ने बात करी, क्या है विद्रोहियां, क्या है राज। इसको हम देख चुके थे पुरान ढर्रे पर, किस तरह से 1857 की क्रांति का हुआ, संचार का माध्यम क्या था, फैल कैसे रही थी, उसका कम्युनिकेशन की था कैसे, ये क्रांति हो कैसे रही थी कम्युनिकेट, ये हमने देखने का और जानने का प्रयास किया है। क्लियर है? इन सबको हमने देखा। चलिए आगे बढ़े। देख लिया, अनुयायी और नेताओं को हमने देखा। इधर हमने देखा ये व्यक्ति थे नाना साहब, कैसे इन्होंने क्रांति करी और क्रांति का जुड़ाव किस प्रकार रहा और क्या था क्रांति का परिप्रेक्ष्य, ये हमने इसमें देखने का और जानने का प्रयास किया। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए, यहाँ तक तो कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? ठीक। तो हमने साहबमल के कुछ जो वृत्तांत थे, जो कहानी किस्से के रूप में लिखा था, वो हमने पढ़ा कि आपकी 84 मुखियाओं को कैसे आपका बड़ौत में जो है आपका विद्रोह का बुगुल बजाया, विद्रोह कैसे हुआ बड़ौत में, ये सारी चीजों को हमने देखने का प्रयास किया इसमें। क्लियर है? आगे बढ़े। अफवाह और क्या इसमें भविष्यवाणी हुई, इतना भी हम लोग देख चुके हैं। और अफवाह क्या थी कि भैया जो एनफील्ड राइफल आई थी उसके कास्तूर पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था, जिस कास्तूर को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। लोगों में ये भ्रम या अफवाह फैल गई, इनमें गाय या सुअर की चर्बी के लगे कास्तूर है। ठीक। अब देखिए, इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता था। फिर आखिर में यह अफवाह फैली कहां से, इसका स्रोत को ढूंढा जा सकता था। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के यहाँ कमांडेंट कैप्टन राइट्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दमदम शस्त्रागार में काम करने वाली नीची जाति का एक खालसी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा। ब्राह्मण सिपाही ने ये इनकार कर दिया कि अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर। नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाता। रिपोर्ट के मुताबिक इस खालसी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने लगी, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी से लगे कास्तूरों को मुंह से खींचना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसे कोई शक नहीं है कि जब एक बार अफवाह फैलना शुरू होती है तो अंग्रेजी अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद भी खत्म नहीं हुई। सब लोगों ने बहुत सारे आश्वासन दिए, फिर भी वो आपकी खत्म नहीं। और सिपाही एक में गुस्सा पैदा हो। अठारह की शुरुआत तक उत्तर भारत में यह अफवाह फैली थी। अफवाह थी कि जोरों पर अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुसलमानों की जातियों पर धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रची जा रही है। क्या और एक साजिश रची जा रही है। अफवाह फैलने तो कहना इस रिपोर्ट का मकसद असली अंग्रेजों के बाजार में मिलने वाले आटे और गाय की सुअर की हड्डी का चूरा मिला दिया जाता था। कह रहे कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डी को चरवा मिलाने लगे। शहरों और छावनियों सिपाहियों में आम लोगों को आटे को छूने से भी इंकार कर दिया कि जो आटा बाहर किराए पर मिलता था, क्या कर दिया, उसको छूने से भी इंकार कर दिया। क्योंकि क्या थी, अफवाह थी कि आटे में क्या है, सुअर और गाय की हड्डियों की चर्बी, मतलब हड्डी पिसी हुई। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। कहते हैं ईसाई।
यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसर लोगों को अपनी बात यकीन दिलाने के लिए प्रयास किया गया, नाकामयाब रहे। उन्हें बेचैनी ने लोगों को अलग कदम उठाने के लिए झंझोड़ दिया। एक बड़ी कार्रवाई में आह्वान किया गया कि भविष्यवाणी बल मिला और प्लासी की जंग 100 साल पूरा होने के बाद 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? ये बिल्कुल निश्चित कर दिया कि भैया अब क्या होगा, अंग्रेजी राज जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कब? 1857। ये सुनिश्चित कर लिया गया, ठीक, और ये देख लिया गया, क्योंकि जिस व्यापक रूप से क्रांति फैली थी, लोगों को यह विश्वास होने लग गया था कि अब क्रांति ये ज्यादा दिन चलने वाली है नहीं, अंग्रेजों का जो शासन है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो अफवाह फैलनी कैसे थी, स्रोत क्या था? आप कैप्टन राइट्स की एक रिपोर्ट्स में आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। कैप्टन राइट ने लिखा है। चलिए देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया, 1857 की शुरुआत में ही सारी चीजें आपको दिख रही थी, कैसे कैसे फैल रहे थे अफवाह, या कैसे कैसे क्रांति हो रही थी, सब दिखाई दे रहा था। बात सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव गांव के चपचाती बांटने में भी रिपोर्ट आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी गांव के चौकीदार को चपाती और 5 और चपाती बनाकर अगले गांव में पहुंचाने के निर्देश देते थे। यानी कि इस चपाती का मतलब है रोटी। इस क्रांति का संदेश था कमल, कलम और रोटी। अगर ये मिली है तो मान लीजिए इसमें कोई शक नहीं है कि आपको क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है कि आप क्रांति के संदेश को भेज रहे हैं, ऐसा रखा है, ठीक। और क्या कहते हैं कि आपको 5 चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश देते थे। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। चपाती बांटने का मतलब मकसद ना तो समय स्पष्ट था और ना ही आज स्पष्ट है, लेकिन इसे कोई शक नहीं था कि लोग आने वाले उथल पुथल का संदेश मान रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है, इसलिए तो सिग्नल आ रहे हैं ना, चपाती आ रही है, कुछ और आ रहा है, लोग फकीरों से मिलने जा रहे हैं, ऐसा क्या था? तो ये सारे मेन कारण यही सब थे। क्लियर है जो आपको देखना है? लोग अफवाह में विश्वास क्यों कर रहे थे? आखिर हो क्यों रहा था कि अगर अफवाह भी फैल रही थी मान लीजिए, तो लोग अफवाह में विश्वास क्यों कर रहे थे? अगर अफवाह फैली तो अफवाह में विश्वास क्यों कर रहे थे? इतिहास में अफवाहों और भविष्यों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थी या नहीं। हमें देखना चाहिए कि वे उन पर यकीन कर रहे हैं, उनकी मानसिकता के बारे में क्या पता चलता है। अफवाह और भविष्य में उनकी आशंकाओं और उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में बनी है। अफवाह फैलती हैं, उन्हें लोगों की जहन और गहरे डर और संदेश की अनुगूंज की सुनाई देती है। अगर 1857 में इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही है नीतियों के संदर्भ में देखा जा सकता है, उनका मतलब ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में उसी समय ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार, पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए सख्त तरह की नीति लागू कर रही है। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से मध्यम स्कूल, कॉलेज, विश्वसनीय स्कूल, पश्चिमी विज्ञान, उदार कलाओं और लिबर्टी आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था। सती प्रथा को खत्म करने के लिए हिंदू विधवा की वैधता के लिए कानून बनाया गया, हिंदू विधवा कानून, विधवा विवाह कानून। अब सती प्रथा को खत्म कर दी इन्होंने। अब सती प्रथा खत्म करने से भी लोगों को आपत्ति थी कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज हैं उनमें सीधा इंटरफेयर कर। तो लोग इस बात से भी उनसे कटते थे
या आप ये माने कि वो गलत मानते थे कि अंग्रेजों को हमारे धर्म के बारे में किसी प्रकार का कोई उनको हक नहीं है कि वो कोई इंटरफेयर करे। ठीक, और ये सारे फैसले होंगे आगे चल। क्लियर है? चलिए आगे। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित करने, आप देख रहे हैं कि जो गोद लेने की प्रथा थी उसको उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसे दूसरे बहुत सारी देसी रियासतों को भी अपने कब्जे में लिया। झांसी हो गया, सतारा हो गया। इनको जैसे ही कोई रियायत या इलाका इनके कब्जे में आता तो अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, कानून, भूमि विवाद निपटारे की अपनी पद्धति, भू राजस्व वसूली की व्यवस्था लागू कर देते। उत्तर भारत के लोग इन सब कार्यवाही पर गहरा असर पड़ा। मान लीजिए कोई क्षेत्र इनके कब्जे में आया, जैसे अवध यानी कि आपका लखनऊ का हिस्सा आया, झांसी या फिर आपका सतारा वाला जो हिस्सा इनके कब्जे में आया, तो जो राजा की व्यवस्था थी उसको नहीं मानते थे, बल्कि अपनी व्यवस्था को चलाते थे कि विवाह करना है ये नियम है, दत्तकता लेनी है तो ये नियम है, इस तरह से आपको राजस्व चुकाना है, इस तरह की व्यवस्था है। तो स्थानीय व्यवस्था को खत्म कर कर ये ब्रिटिश संप्रभुता की जो स्थानीय मतलब जो ब्रिटिश संप्रभुता की कानून थे उनको लागू करते थे, ना कि स्थानीय कानूनों को। ठीक, तो लोग इनको इसी वजह से भी नापसंद करते थे। लोगों को लगता था कि वो अब जिन चीजों की कदर करते हैं उनको चाहिए कि वो आप पवित्र माने, चाहे रजवाड़े हों या सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज। भैया अगर आप किसी के राजाओं को हटाओ तो लोगों को दिक्कत होती है, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज को चेंज करोगे दिक्कत होगी। भूमि तो लगान, आमदनी प्रणाली, इन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था को लागू किया सकता है जहां हृदयपीन परायसी दमनकारी थी। इस सोच में ईसाई प्रचारक की गतिविधियों को बल मिला। इससे क्या हुआ, ईसाई मिशनरी भारत में आए और उन्होंने अपने प्रचार को, अपने धर्म के प्रचार को बढ़ावा मिला, गति मिली। क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ सती प्रथा थी, अंग्रेजों में नहीं थी। उसके बाद एक कहानी और बसी की आपका विधवा पुनर्विवाह वो लोग कर सकते थे, हमारे यहाँ नहीं था। क्लियर है? तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी जो हमारे समाज में थी, उनके यहाँ नहीं थी। तो लोगों ने लोक लुभावन के मसले में भी उनकी तरफ अपना जोर पकड़ा। अनिश्चित हालत और अफवाह को रातों रात फैलने लगी। सन 1857 के विद्रोह के आधार पर विस्तार से पता करने के लिए आइए अवध का जरा नजदीक से अध्ययन करें। अवध 1857 का भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था। उसमें बड़े नाटक कैसे जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश कादिर क्या था, बहुत छोटा बच्चा था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह का नेता बना दिया। बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई। वैसे भी बहुत सारी कहानी हुई है, उनको हम देखेंगे। क्या कि अवध में विद्रोह कहाँ हो रहा है, अवध में। अवध यानी कि लखनऊ। ये गिलास फल एक दिन तुम्हारे मुंह में आकर गिरेगा। ये गिलास और फल कैसा है, आपके मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था, ये गिलास फल एक दिन तुम्हारे मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवध के बहुत सारे सैनिक जो थे आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में। तो उनके राजा को या उनके नवाब को वहां पद से हटाया, लोगों में एक विद्रोह की भावना पैदा कि भैया हमारे नवाब के साथ ऐसा कर रहे हैं, जब ये नवाब को नहीं छोड़े तो हमें क्या छोड़ेंगे। और लोगों की पहले संवेदनाएं थी अपने राजा के साथ। रियासत के कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध की सहायक संधि थोप दी गई। पहले थोप दी गई सहायक संधि। इस संधि के शर्त पर नवाब अपनी सेना खत्म कर देते थे और रियासत में अंग्रेजी टुकड़ी तैनात रखने की इजाजत दी गई। दरबार में मौजूदा ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करते थे। अपने सैनिक ताकत से वंचित हो जाने पर नवाब वाजिद अपनी रियासत को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होना पड़ता जा रहा था। विद्रोही मुखिया और तालुकादारों ने उनका कोई नियंत्रण नहीं था।
अब किसी पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं है। ऐसी कंडीशन हो गई थी कि क्यों ना होता ये सारी चीजें, जब शासन तुम्हारा नियम और सलाह तुम्हें बनाने हैं वो भी किसी अंग्रेज से पूछकर, तो ऑब्वियस है कि दिक्कत तो लोगों को भी और नवाब को भी। देख लीजिए एक बार, चलिए आगे देखते हैं। क्या तक समझ आया? अवध पर कब्जे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहां की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुद्दीफ है। इस इलाके को उत्तरी भारत के बड़े बाजार के रूप में विकसित किया गया। 1850 के दशक तक शुरुआती इलाके में ज्यादातर बड़े हिस्से पर जीत हासिल कर जा चुकी थी। मराठा भूमि दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल इन सब को झेल गई। करीबन एक सदी तक बंगाल जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार में प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मौकूफ हो जानी थी। अब देह से जान जा चुकी है। देह मतलब होता है शरीर, जान मतलब होता है आत्मा को निकल जाना है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए अधिग्रहण से तमाम इलाके रियासतों पर गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा कि उत्तर भारत की शान में कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहां नवाब वाजिद अली शाह को कहते हुए गद्दी से हटा दिया कि कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया है, अब वे अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष निकाला और वाजिद अली शाह को लोकप्रिय नहीं रहे, मगर सच तो यह था कि उन्हें दिल से लोग चाहते थे। जब अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग बिलाप यानी कि रो रहे थे। कानपुर तक उनके पीछे भी गए लोग। नवाब के निष्कासन से पैदा हुई दुख और अपमान, इस व्यापक एहसास को उस समय बहुत सारे प्रेक्षकों में दर्ज किया गया। लिखा गया, देह से जान जा चुकी है, शहर का काया बेजान है, कोई सड़क, कोई बाजार, कोई घर ऐसा नहीं था जहां जान ए अमल के बिछड़ने का विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। एक लोकप्रिय गीत इस शोक पर व्यक्त किया, अंग्रेज बहादुर आई, मुल्क लाई निहारो। इस भावनात्मक उथल पुथल कैसे है, क्या कह रहे, इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक एहसास और मिला। नवाब को हटा जाने के दरबार में उसकी संस्कृति का बड़ा खत्म हो गई। गीतकारों, नृतकों, कवियों, कारीगरों, बिचौलियों, बावर्चियों और सरकारी कर्मचारी में बहुत सारे लोग रोजी रोटी पा रहे थे इन सब चीजों में। ठीक, ये हमको कि इस तरीके से, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ और अवध के अंग्रेजों के कब्जा नहीं होने पर बहुत बड़ा दुख और संकट भारतीय लोगों ने महसूस किया। अब देखिए ये संतोष असंतोष क्यों पनप रहा था। अब ये है दिल्ली, ये है लखनऊ, अवध का रीजन। देखिए लखनऊ का जो रीजन था उसके पास उसको सब अवध में ही काउंटिंग थी, क्लियर है। और छोटी छोटी रियासतें थी जो शासन कर रही थी इधर, क्लियर है। अब सोच के देखिए, जब अवध के साथ ऐसा हुआ तो लोगों को बड़ा धक्का लगा। धक्का क्यों लगा? क्योंकि जब आप उनके बादशाह को, ठीक, या जो उनके नवाब तो तुम उनको हटाओगे तो लोग उसको अपने आप से जोड़ कर देखेंगे। कैसे करेंगे लोग? अपने आप से जोड़ कर देखेंगे। ये अवध के एक आपके उस जमाने के जमींदार है। अवध का एक जमींदार 1880, कितनी पुरानी फोटो है, आज से बनाई हुई चित्रकारी है ये सब। उस जमाने में नहीं था फोटो प्रिंट वगैरह, 1900 के आसपास आया कैमरा। तो क्या था, अवध के था उनके पास, और एक जिम्मेदारी के रूप में हमको आपका दिखाई भी दिया। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा
कि किस तरीके से उन्होंने अवध को कब्जाया, कैसे लोगों को अपनी अपनी मनमानी करी। इस तरीके से लोगों में जो एक अफवाह सी थी वो भी फैली और लोगों ने उसको देखा ये किस तरीके से हमारी शासन व्यवस्था पर अपना हक जो है इख्तियार कर रहे थे। ऐसे ही थी सहायक संधि। सहायक संधि के लॉर्ड वेलेजी द्वारा 1758 में ये आपका एक तैयार की गई व्यवस्था थी। संधि करने वाले कुछ को शर्त माननी पड़ती थी, जैसे अंग्रेज अपने सहयोगी बाहरी और आंतरिक चुनौती की रक्षा करेंगे। ये बहाना मारते थे कि तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो हम लोग उसको देखेंगे। दूसरा, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र पर विस्तृत सैनिक टुकड़ी को तैनात करेंगे, यानी कि तुम्हारा कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम अपना एक सैनिक टुकड़ी भेजेंगे, जिसका वेतन भी तुम्हें देना पड़ेगा, यानी कि अपनी सेना को दूसरे खर्चे पर रखवा दिया। ठीक। और सहयोगी पक्ष की टुकड़ी को रख रखाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए, सहयोगी पक्ष ना तो किसी शासक के साथ संधि करेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई युद्ध करेगा, यानी कि इनडायरेक्ट सब कुछ वो अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे थे। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत